मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विजन पॉइंट आपके सामने फिर से हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ। डिटर्मिनेंट लेक्चर नंबर 4। मैं सनी राजानी मैथमेटिक्स आपके सामने कंटिन्यू करने आया हूं। पिछले लेक्चर्स में जो चीज़ें हम लोग ने देख ली थी, हम लोग ने क्वेश्चंस पे चीज़ें छोड़ी थी। आज के लेक्चर पे आज आपको क्या करना है, पहले आप वो जान लीजिए, फिर जहां पे पिछले लेक्चर को छोड़ा था वहां से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो रिमेनिंग पार्ट डिटर्मिनेंट में बचा है बेटा, वो है उसका एप्लीकेशन पार्ट। हम लोगों ने क्वेश्चंस तो किए थे उसके, और आपने क्वेश्चन की वैरायटी भी सीखी थी। आज जो आपको ध्यान रखना है, आज हम 2-3 क्वेश्चंस रोके हुए थे, वो आज आपको करा दे रहे हैं। उसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल में उसका एप्लीकेशन होता है, और इसके अलावा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका यूज करना होता है डिटर्मिनेंट का, जिसको हम क्रैमर्स रूल के नाम से जानते हैं। तो ये 2 चीजें आज आपको सीखनी है। पिछले वाले चीज को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है। और एक्चुअली में सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, कि सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, वो आंसर आ जाएगा, वो अपनी जगह है। मगर इस क्वेश्चन में सीखने लायक क्या चीज है, हमें उस बात का ध्यान रखना है। एक्चुअली में देखो बेटा, एक चीज समझ लो कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो सिर्फ ये मत सोचा करो कि क्वेश्चन करने के पीछे भागना है। आप उस क्वेश्चन में ऐसी चीजें ढूंढो जिसका एप्लीकेशन आप बाकी जगह भी कर पाओ। जैसे इस क्वेश्चन में हम आपको जो सिखाने वाले हैं, उस चीज का एप्लीकेशन आप जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के देखोगे सब में वो हो जाता है। जैसे इसकी पहचान ये है, आप इस क्वेश्चन में देखो, आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ए बी ए सी बी सी सब के टर्म आ रहे हैं, और आंसर में ना तो ए बी बी सी ए सी आ रहा है, आंसर में जो आ रहा है वो आपका स्क्वायर टर्म आ रहा है। तो जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि जिस भी क्वेश्चन में ए बी बी सी ए सी दे रखा होगा और आंसर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको लेके आना है, तो उस टर्म के लिए आपको एक ट्रिक का यूज करना है। उस ट्रिक में आपको क्या करना होता है, रो में एबीसी से मल्टीप्लाई करना है और कॉलम से कॉमन ले लेना है। या तो कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, रो से कॉमन ले लीजिए। करके दिखाते हैं हम आपको, तो मेरी बात ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी कि क्या करना है। तो हमारा कहना है कि पहले स्टेप में हम ए बी सी हमने डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई किया और उतने से ही डिवाइड कर दिया। देखिए बेटा, अब इस वाले में हमारा कहना है पहली रो में आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी रो में आप बी से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी रो में आप सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने कहा जब पहली रो में ए से, दूसरी रो में बी से और तीसरी रो में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर जो है वो 1/ABC कॉमन रहेगा, और ये अंदर जाने के बाद दैट इज ए क्यूब प्लस ए, दिस इज ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर, बी क्यूब प्लस बी, बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी क्यूब प्लस सी। अब आप देखिए बेटा, जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है उसमें हमने पहली रो में ए से, दूसरी रो में बी से और तीसरी रो में सी से मल्टीप्लाई किया है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है इस मेथड में कि जब आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन करोगे जिसमें ए बी बी सी ए सी दे रखा होगा और आपको स्क्वायर फॉर्म में लाना है, तो जब आप रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में आप कॉलम से कॉमन लोगे। आप ध्यान से देखो, पहले कॉलम से ए कॉमन है, दूसरे कॉलम से बी कॉमन है और तीसरे कॉलम से सी कॉमन है। तो अगर आप ऐसा काम करते हो तो बाहर जो है बेटा वो एबीसी आ जाएगा, और आप अगर अंदर देखना चाहिए तो क्या बचेगा बेटा, तो आपने कहा कॉमन लिया तो यहां पे आ गया ए स्क्वायर प्लस 1, यहां पे आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। तो आपने कहा जो एक्सप्रेशन था हमारा वो बन गया है, और जो एक्सप्रेशन हमारा बना है
आप अगर ध्यान से एनालाइज करेंगे कि आपको आंसर भी दिख जाएगा कि आपका आंसर कैसे सेट हो रहा है। अब आप अपने आंसर को देखिए और जो क्वेश्चन बना है आप उसको देखिए। अगर हम आपसे कहें जो डिटर्मिनेंट बनी है उसमें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया जाए, जो डिटर्मिनेंट हमारे पास ये बनी हुई है बेटा, इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया जाए, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा तो आपने कहा दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले में बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरे में। आप देखिए बेटा तीनों का जब ऐड करेंगे तो तीनों में ये आएगा। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, तो आपने कहा यहाँ तो भाई बी स्क्वायर आएगा, यहाँ तो बी स्क्वायर प्लस 1 आएगा और यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा एंड सी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। आपने कहा अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है, और आपने कहा अगर कॉमन है तो आपने कहा इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो नाउ द क्वेश्चन इज वन 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 बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। और मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि अब जो हम करेंगे, हमारे पास जो ट्रिक अवेलेबल थी लास्ट लेक्चर पे हमने आपको सिखाई थी, उस ट्रिक में हम 1 1 1 के लिए C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 करके 2 जीरो बनाएंगे और 2 जीरो बनाकर हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। तो हम कंप्लीट कर देते हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस में जो मेन सीखने वाला स्टेप था वो आपका सिर्फ पहला स्टेप था। उसमें आपने क्या किया, एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड, और एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड करने के बाद जो आपका एक्सप्रेशन की सेटिंग बनी है दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब हमारा जो मेन कंसेप्ट था वो क्वेश्चन का यहां तक था कि क्वेश्चन की सेटिंग को कैसे अरेंज करना है। उसके बाद आपने कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया। अब जो एक्सप्रेशन बचा है बेटा, यहां पर 1 1 1 आ चुका है, इसके लिए हमको जो करना है दैट इज C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 करने के बाद 2 जीरो बना देंगे, और 2 जीरो बनाने के बाद हम उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। चलिए बेटा, तो जो चीज हमने आपको बताई कि 2 जीरो बना के इसको एक्सपेंड करना है, उसको नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाते हैं। तो आपने बोला बेटा अपने पास बाहर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने बाहर रखा हुआ है, और जो स्टेप हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। C2 की जो वैल्यू है बेटा C2 माइनस C1 एंड C3 की जो वैल्यू है C3 माइनस C1। तो जब आप इस स्टेप का यूज करेंगे तो यहां पर तो बेटा 1 ही रहेगा, बाकी 2 जगह 0 हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं इस चीज को, यहां पर जब आप इस स्टेप का यूज करेंगे तो C2 माइनस C1 ये भी 0 और ये भी 0, ये 2 0 हो जाएंगे बेटा आपके। सेकंड वाले स्टेप में अगर आप ये काम करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर माइनस होगा तो यहां 1 बचेगा, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस होगा वो 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर माइनस होगा वो 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 में सी स्क्वायर माइनस होगा तो वो आपका 1 आ जाएगा। तो आपने कहा जो नीचे वाले स्टेप है बेटा उनको जब लिखेंगे तो यहाँ पे तो बी स्क्वायर ही आएगा और यहाँ पर सी स्क्वायर ही आएगा, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। मेरे ख्याल से बाकी मेरा काम खत्म। अब आप समझ चुके हैं आपको क्या करना है। आपने कहा एक्सपेंड इट, सिंप्लीफाई इट, दैट्स योर आंसर। तो इसमें सीखने लायक चीज जो थी आपके लिए, अगर आप बात को समझे तो सीखने लायक जो चीज थी आपके लिए वो ट्रिक थी, एक तो जिसमें आपको एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड करना था, एक तो वो पार्ट था। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी अच्छे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं। मतलब आप देखिएगा वो वाली ट्रिक मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई हो ही जाएगी आपकी, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको हमने लास्ट लेक्चर में 1 1 1 वाली ट्रिक बताई थी, उसका यूज करते हुए आप 2 जीरो बना के सीधे सीधे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मींस अगर आपका बोर्ड है, मेंस है, एडवांस है, व्हाटएवर एनडीए है, जिस भी लेवल पे आप जाना चाहेंगे, इन सबके असाइनमेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो आप
आपको लास्ट एंडिंग लेक्चर के एंडिंग में आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहां पे जाकर चैप्टर के हिसाब से सर्च करते हुए अपने कंटेंट को वहां से देख भी सकते हैं। इवन जो क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं वो क्वेश्चन भी उसमें आपको मिलेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वहां से जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा अब यहां पे जो हम ट्रिक यूज करने जा रहे हैं उस ट्रिक में बेसिकली यूज है स्क्यू सिमेट्रिक। आपने कहा स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्यू सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन दी जाती है दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब ए ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ए के इक्वल हो जिस केस में, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने कहा कोई एग्जाम्पल मिले तो बात समझ में आए, तो हमने कहा आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप देखिए इस चीज को तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर इस मैट्रिक्स, आई एम यूजिंग द वर्ड मैट्रिक्स, दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर द मैट्रिक्स, वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट इन दिस, बट जो कंसेप्ट मैट्रिसेस का होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक वर्ड मैट्रिसेस के लिए होता है, उसका डिटर्मिनेंट बनाने के बाद हम इस ट्रिक का यूज करते हैं। तो पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है और साथ साथ सिमेट्रिक वर्ड का मतलब भी क्या होता है मैट्रिसेस में। हम ये क्लियर करते हुए तब तुमको इस ट्रिक पे लेके जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक वर्ड का जो मतलब होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है, स्क्यू सिमेट्रिक में होता है कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल हो। ट्रांसपोज वर्ड का मतलब होता है कि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई भी एक काम कर लीजिए दोनों में से, सारी की सारी रो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, एक चीज। दूसरा, अगर कन्वर्ट करने के बाद पूरे से माइनस कॉमन लिया जाए तो वापस हमारा इक्वेशन वही, वापस हमारी मैट्रिसेस वही बन जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने आप देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम आपसे कहें इस पूरे में से माइनस कॉमन लो, बिकॉज वी आर यूजिंग द वर्ड मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में जो होता था वो अगर आप कॉमन लेंगे तो वो सारे एलिमेंट से कॉमन हो जाएगा। तो आपने कहा अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस बी सी, बी 0 माइनस ए, माइनस सी ए 0, ये वर्ड हमने एक्सप्रेशन बना लिया। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करिए तो आप देखिए वापस यहीं घूम के पहुंच जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की जो खास बात होती है, हम आपको जो बुकिश लैंग्वेज थी वो हमने आपको बता दी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसपे आपको चलना है उसके बेसिस पे आप एक लाइन में बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक है, किसकी सिमेट्रिक है, आप देख के बता दोगे। स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात कि जो डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए दैट शुड बी 0, एंड जो बाकी एलिमेंट होने चाहिए वो एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए विद माइनस साइन। डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। आपने कहा व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट, यहां तो दो डायगोनल है, आपने कहा ना डायगोनल दो नहीं है, डायगोनल एलिमेंट आर द एलिमेंट फॉर विच आई इज इक्वल टू जे। अब देखिए गलतियां आपकी कहां होती हैं, आप सीखते तो बहुत हो मगर आप गलतियां कहां करते हो ये भी समझ लो। डायगोनल एलिमेंट आर द एलिमेंट फॉर विच आई इज इक्वल टू जे, जहां पर आई और जे सेम होते हैं, दैट मींस वी कैन से A11, A22 and A33. These elements are the element for which I is equal to J is occur. तो अगर I और J आपके सेम हैं तो इन एलिमेंट्स को डायगोनल बोला जाता है। एंड फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक, दैट शुड बी इक्वल टू 0। जो स्क्यू सिमेट्रिक है वहां पर बेटा ये चीज 0 भी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक आपको दे रखा है तो इसका मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद माइनस साइन। मतलब अगर इसको आपने देखा ये 0 है तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। तो ऐसी जितनी भी डिटर्मिनेंट होंगी, जितनी भी ऑड ऑर्डर का मतलब 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7, 9 क्रॉस 9, लाइक दिस, जितनी भी डिटर्मिनेंट होंगी उन सबकी जो वैल्यू होती है यू कैन यूज डायरेक्टली 0। मतलब जो भी वैल्यू निकल के आएगी आप उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो 0 होता है। अब बात आती है ऐसे कैसे आपकी बात हम मान लें भाई, आप कह रहे हैं कि 0 होता है, हमने मान ले, रट्टाफिकेशन हो गया। तो इसका लॉजिक क्या है हमें वो समझाइए तो हमको बात समझ में आए। तो हमने कहा चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज कैसे आती है। आपने कहा लेट, हमने इसका नाम डेल्टा रख दिया। नाउ वी आर डीलिंग विद डिटर्मिनेंट। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, हमने समझाने के लिए वर्ड यूज किया था आपको, बट नाउ वी आर डीलिंग विद डिटर्मिनेंट। तो जो भी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे वो डिटर्मिनेंट की लगेगी। अगर हम आपसे कहें इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, बिकॉज यू आर यूजिंग द वर्ड डिटर्मिनेंट, तो जो माइनस कॉमन होगा वो तीनों से कॉमन होगा, फर्स्ट रो से भी, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी, यानी 3 बार कॉमन आएगा। तो आपने कहा अगर इसको हम माइनस कॉमन लेते हैं तो दिस बिकम्स -1 का क्यूब।
नाउ आपने कहा जो बनेगा वो 0, ये बनेगा बेटा। आपने कहा ये जो बनी हमारी डिटर्मिनेंट, आप ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन का ट्रांसपोज है। अगर आप इसको एनालाइज करो कि इसको अगर आप ट्रांसपोज करो, देखो आप यही बनेगा बेटा। और अगर इसको ट्रांसपोज करने पे यही बनता है तो वी कैन यूज लाइक दिस, -1 का क्यूब डेल्टा ट्रांसपोज, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वर्ड डेल्टा फॉर दिस, दैट मीन दिस इज डेल्टा ट्रांसपोज फॉर दिस। -1 का क्यूब माइनस होगा, एंड वी नो दैट द प्रॉपर्टी इज कि डेल्टा ट्रांसपोज की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा के इक्वल ही होती है। आपको याद होगा हम लोगों ने शुरुआत में प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में कि जो डेल्टा ट्रांसपोज की वैल्यू होती है वो डेल्टा के इक्वल ही होती है, बिकॉज डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करने पे वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो अगर ऐसा है तो -1 का क्यूब माइनस एंड डेल्टा ट्रांसपोज बिकम डेल्टा, तो दिस इज माइनस डेल्टा। Now see last word, this is delta, this is minus delta, so we can say delta is equal to minus delta, 2 delta is equal to 0, delta is equal to 0. Now the conclusion is कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होगी, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होगी तो उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी। आपने कहा वाई आर यूजिंग द वर्ड ऑड ऑड ऑड? एक्चुअली में आप खुद सोच के देखो, व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड ऑड तो माइनस जितनी बार कॉमन आएगा, आप पकड़ना बात को, मेरी बात समझ में आ जाएगी, माइनस जितनी बार कॉमन आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर 2 बार आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, मगर ऑड टाइम्स में जितनी बार माइनस कॉमन आएगा वो माइनस साइन लेके आएगा, और अगर माइनस साइन लेके आएगा तो लास्ट वर्ड इज माइनस डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, दैट मींस डेल्टा वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका ऑड ऑर्डर आता है। तो कोई भी रट्टाफिकेशन मत करिएगा चीजों के लिए, दिमाग में चीजें बैठा लिए कि अगर हमने वर्ड यूज किया ये तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है बेटा, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपने कहा इस हिसाब से हमने देखा कि कोई भी ऑड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है तो दैट इज कंफर्म, उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी दैट शुड बी 0। अब आप नीचे वाला एग्जांपल देखिए, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अगर आप ध्यान से देखिए, डायगोनल 0, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, और अगर ऐसा है तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। नो नीड ऑफ एनी प्रूफ, अगर प्रूफ देना भी है तो ये आपके सामने है। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव आएगा आप देख के टिक मारिए, सब्जेक्टिव आएगा आप वर्किंग में शो कर दीजिए। मतलब इट इज ऑल्सो योर एकेडमिक प्रॉब्लम, आपकी बुक की प्रॉब्लम है, बट जो इंटरप्रिटेशन है दैट शुड बी क्लियर कि कैसे करना है। उसमें लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज, व्हेन यू आर गो फॉर द बुक तो उसमें लिखा रहेगा कि यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व दिस, तो सॉल्व दिस यूजिंग प्रॉपर्टी, तो यू हैव टू सॉल्व द प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हो? तो आपने कहा प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं इसमें हमने यूज की है कि डेल्टा और डेल्टा ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो सेम होती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा जो माइनस कॉमन लेते हैं वो हर एक से अलग अलग आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कैसे इसका यूज करना होता है। नाउ द टुडेज लेक्चर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब मेन जो फोकस बेटा हमारा है कि डिटर्मिनेंट का जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो बेसिकली हम उसका यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के पास अपने लिए जो फॉर्मूला होता था 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y2 - y3 + x3 y3 - y1, दैट फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, बिकॉज अब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीख गए हो। एक्सपेंड कैसे करना है ये आपको आता है, और एक्सपेंड करने के साथ में वैल्यू डिफाइन करना या डायरेक्टली चीजों को डिफाइन करना वो भी आप प्रॉपर्टीज के थ्रू सीख गए हो। तो चीजें इस मेथड से और आसान हो जाएंगी। तो यहां पर जो आपको फॉर्मूला दे रखा है डिटर्मिनेंट का, अगर आपके पास वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और बाहर 1/2 आपने लगा दिया जो फॉर्मूले में लगा रहता है। एक्सपेंड करोगे यही चीज आ जाएगी। मे भी हो सकता है अभी तक आप इससे ही करते थे, चीजें और आसान लगने लगे आपको क्वेश्चन में 3 वर्टिसेस दिए जाएंगे, फॉर्मूला आप एक्सपेंड करिए डिटर्मिनेंट से, आपको एक्सपेंशन आता है, आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। नाउ आपने कहा अगर क्वेश्चन में तुमको दे रखा हो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हेडिंग डली हुई बेटा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, आपने कहा इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि अगर आपके पास पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो दैट मींस एरिया ऑफ द ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट में और आसान, डिटर्मिनेंट दैट शुड बी इक्वल टू 0, 2 को भी उधर ले जाएंगे तो कंडीशन आ गई x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा इससे रिलेटेड। अगर आपको पॉइंट दे रखे हैं x, -2 5, 2 एंड 8, 8 सर कोलिनियर, तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू द
concept we can say x minus 2 1 5 2 1 8 8 1 that should be equal to 0. आपने कहा नाउ एक्सपेंड इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. तो आपने कहा वो हमारे लिए बहुत आसान सा काम है कि अगर इसको एक्सपेंड करना है तो वो हम कर सकते हैं. तो हमने कहा चलो करके दिखा देते हैं. x टाइम्स सिंप्लीफाइड बेटा 2 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 8 प्लस 1 40 माइनस 16 that should be equal to 0. So now this is minus 6x, this is minus 3 minus 6 and this become 24. That means minus 6x plus 18 that should be equal to 0 and x is equal to 3. So for this the value of x is 3. And the concept if 3 points are collinear that means the area of triangle is 0. तो आपने कहा इस तरीके से हम अपने कंसेप्ट को डिफाइन करते हुए चीजों को शो कर सकते हैं कि अगर हमको किसी भी अननोन वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी थी तो बस डिटरमिनेंट दैट शुड बी इक्वल टू 0 सॉल्व करके अपने आंसर को डिफाइन कर दीजिए. नेक्स्ट में बेटा नाउ दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन. एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट इन लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. कि लीनियर इक्वेशन में इसका यूज कैसे किया जाता है. तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं. लीनियर इक्वेशन में बेटा दो टाइप हैं, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं. अगर 2 वेरिएबल है तो उसका मेथड ये है, 3 वेरिएबल है तो उसका मेथड भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, अगर आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 और आपसे कहा गया है सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो. तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आता है अगर d इज व्हाट, आपने कहा d इज द डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. x और y के जो कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं a1 b1 a2 b2 दैट इज d. d1 इज व्हाट, आपने कहा d1 में जो फर्स्ट कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसकी जगह आप c1 c2 रख दीजिए, दिस इज कॉल्ड d1. एंड d2 में सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए, उसकी जगह c1 c2 रख दीजिए, दिस इज d, दिस इज d1 एंड दिस इज d2. तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि अगर d 0 नहीं है तो जो x की वैल्यू होती है दैट इज d1 अपॉन d एंड y की वैल्यू है दैट इज d2 अपॉन d. x इज d1 अपॉन d एंड y इज d2 अपॉन d. तो आपने कहा सिंपल सा डिटरमिनेंट वैल्यू हमको पता ही रहेगी, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना हमको आता है, एलिमेंट अगर पता है, वैल्यूज नोन है, आप रखिए सीधे आंसर निकाल लीजिए. एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को हम आपको समझाते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा. इसके बाद आपने कहा बेसिकली ये भी तो हो सकता है कि अगर d0 ना हो, जैसे आपने कहा कि d0 नहीं था, हमने कहा वेल एंड गुड, d0 नहीं था तो आपने x और y की वैल्यू निकाली एंड x और y की एक ही एक वैल्यू आ रही है तो उसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन. अगर आपका d0 नहीं होता है तो वहां पर x और y की सिंगल सिंगल वैल्यू डिफाइन होती है और उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. और जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जहां पर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट और जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. तो हमने यहां पे वर्ड यूज किया कंसिस्टेंट बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. दूसरा, अगर सॉल्यूशन नहीं है और है तो आपने कहा d अगर 0 हो गया, जैसे सेकंड केस है बेटा d0, अगर d 0 हो गया तो दो केस है, मे बी इनफाइनाइट, मे बी नो सॉल्यूशन. d0 के अंदर दोनों केस आते हैं. तो d0 के अंदर जो केस आते हैं उसके लिए आपने कहा यहां पर d1 और d2 भी 0 हो जाए. अगर d1 d2 0 हो जाए तो ये केस हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बिकॉज सॉल्यूशन एग्जिस्ट चाहे वो इनफाइनाइट हो, इसलिए इसका नाम है कंसिस्टेंट. d0 हो, d1 और d2 में कोई भी एक 0 ना हो या दोनों ही 0 ना हो. d0 हो मगर d1 और d2 में कोई भी एक 0 ना हो या फिर दोनों ही 0 ना हो तो दैट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन एंड दैट कंसेप्ट इज यूज्ड एज इनकंसिस्टेंट. The word is using inconsistent. तो अगर हमको कहीं पे शो करना है inconsistent, that means we have to show that no solution is there. And very close to consistent, तो वहां पे हमको शो करना रहता है कि consistent का मतलब यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है. तो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन से हम चीजों को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे. नाउ सी बेटा, अब जो चीज आपने पढ़ी आपने कहा अप्लाई करके समझते हैं कि इस बात को हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं. आपने कहा क्वेश्चन गिवन था,
आपने कहा सबसे पहले हमने डी डिफाइन किया, तो डी इज 2 - 3 3 and 1, आपने कहा डिफाइन दिस वैल्यू इज 11 है, तो आपने कहा डज नॉट इक्वल टू 0, तो आपने समझ लिया दैट इज द कांसेप्ट ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक्स और वाई की एक एक वैल्यू आएगी। तो आपने कहा अभी हमने पीछे देखा था कि उस केस में जो x होता है डेट इज d1/d एंड जो y होता है डेट इज d2/d। तो x की वैल्यू d1/d और y की वैल्यू d2/d है, तो आपने कहा हमने d1 निकाला और हमने d2 निकाला। उसके लिए हमें मालूम है हमें क्या करना है, d1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, उसकी जगह 7 और 5 रख दो, और d2 का मतलब है आप सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, उसकी जगह 7 और 5 रख दो। तो आपने कहा रखा, सॉल्व किया, एक वैल्यू आई 22 और एक वैल्यू आई -11। आपने कहा x की वैल्यू d1/d, y की वैल्यू d2/d, आपने कहा दोनों को सॉल्व किया, हमारी वैल्यू निकल के आ गई एक 2 और एक -1। तो इस तरीके से आप यूनिक सोल्यूशन के केस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर यूनिक सोल्यूशन का दूसरा मतलब कि ये जो सोल्यूशन है डेट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा 3 वेरिएबल हो जाए तो क्या करते हैं, इसकी थ्योरी अच्छे से समझिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही सब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं बेटा। कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं, ध्यान रखिएगा मेरी बात का, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं, एक जगह बस वर्ड हम चेंज करेंगे, उस बात को अच्छे से समझिएगा। और हमने देखा है अक्सर करके फंसाता भी वही है। तो आपने कहा कि पहली चीज d0 ना हो, दूसरी चीज d0 हो। डी में बस चेंज क्या होगा, क्योंकि यहां पे 3 वेरिएबल हैं, तो वहां पे 2x2 की डिटर्मिनेंट बन रही थी, यहां पे 3x3 की डिटर्मिनेंट बनेगी। तो अगर यहां पे 3x3 की डिटर्मिनेंट बनेगी तो डेट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। अब अगर तुम्हें d1 निकालना होगा तो पहले कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, उसकी जगह d1 d2 d3 पुट कर देंगे। तो आप अगर ध्यान से देखिए इस पैटर्न को, तो हमने ये पूरा पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, व्हाट इज d, व्हाट इज d1, व्हाट इज d2 एंड व्हाट इज d3। तो आपने कहा अगर क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो d1 d2 d3 हम इसको डिफाइन कर लेंगे क्या है। उसके बाद कंडीशंस आर सेम, d0 ना हो और d0 हो। तो अगर d0 ना हो तो डेट इज द कांसेप्ट ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, x की वैल्यू d1/d, y की वैल्यू d2/d एंड z की वैल्यू d3/d। बट यहां पर एक नई प्रॉब्लम जनरेट होती है, इसको समझिएगा। और हमने देखा है मैक्सिमम फंसाने वाले क्वेश्चन आपको उसी पे मिलते हैं। d0 ये भी 0 डन। यहां पर हमने जो वर्ड यूज किया है आप ध्यान से देखो, या तो इनफाइनाइट या तो नो। आपने कहा ऐसे कैसे, आपने भी पीछे हमको बताया था कि वहां पर तो सीधे सीधे इनफाइनाइट है, आपने नो सॉल्यूशन यूज ही नहीं किया। एक्चुअली में बेटा यहां पर अपने पास 3 इक्वेशन है। हम जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो हम जो बेसिकली यूज करते हैं वो 2 इक्वेशन का करते हैं और तीसरे को चेक करते हैं। तो अगर हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, पहली और दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने से जो x और y की वैल्यू निकली, अगर उसने थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तब तो ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा। मगर अगर इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो डेट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। तो इस बात को बहुत अच्छे ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं बेटा, इनकम्प्लीट थ्योरी पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने सीधे सीधे रट लिया d0 d1 0 d2 0 d3 0, सारी चीज 0, तो आपने कहा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का यूज कैसे करना है। बाकी बेटा जो अभी आपको बताया वो सारा सेम था। अच्छा, इसमें एक और नई बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन तो हमने आपको क्लियर कर ही दिया। यहां पर ये है बेटा d1 d2 d3 0 है। अगर d1 भी 0 हो, d2 भी 0 हो, d3 भी 0 हो तो इसका नाम होता है होमोजीनियस। ये एक नए टाइप की इक्वेशन है बेटा। और अगर d0 ना हो, अब बात समझिएगा, d0 ना हो और d1 d2 d3 d3 0, तो आपने कहा अभी हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू d1/d, y इज इक्वल टू d2/d, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, और z इज इक्वल टू आएगा d3/d। अब आप खुद समझो, d0 ना हो और d1 d2 d3 तीनों 0 हो जाए। अगर d0 ना हो, d1 d2 d3 तीनों 0 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पुट करोगे तो आप देखो वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0 निकल के आएगी। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जो वर्ड ट्रिवियल यूज किया जाता है उसमें ध्यान रखिएगा d0 नहीं होता है, d1 d2 d3 0 होता है, और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से रिलेट होता है। कोई नया कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, उसी से हमने कोरिलेट कर दिया कैसे इसका यूज करना है। और अगर d भी 0 हो जाए इसमें केस में, मतलब जैसे इस वाले में d भी 0 हो जाए तो डेट इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे भी आप ऊपर पढ़ के आए, होमोजीनियस में d0 ना हो तो आपका वहां पर ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और अगर d भी 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन बेटा। आपने कहा एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी नया खास नहीं है बेटा।
आपके सामने 3 इक्वेशन दी गई हैं, हमसे कहा गया चेक करो ये कौन सा केस है बेटा, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कैसे आपने इस चीज को डिफाइन किया है। तो आपने कहा हमने सबसे पहले डी निकाला, आपने कहा सबसे पहले डी निकाला, उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, तो आपने कहा काम बन गया। डी अगर 0 नहीं है तो डेट इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो आपने बोला कि आप सिंपल सा कंसेप्ट है, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे और x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपने D निकाला, D1 निकाला, आपने दोनों को सॉल्व किया तो एक 51 आ रहा है, एक 153 आ रहा है बेटा। D2 निकाला, D3 निकाला, 102 एंड -102 है। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है उसमें, जिससे आपका टाइम बच जाए। इतना काम आप भी खुद कर सकते हो। तो D, D1, D2, D3 सारी चीज आपने निकाली। D 0 नहीं है, दैट्स वाई क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू D1 अपॉन D, D2 अपॉन D, D3 अपॉन D। वैल्यू पुट की, x y z की वैल्यू आ गई। चेक करना चाहें तो आप वैल्यू रख के आंसर भी निकाल सकते हैं। अब आपने कहा प्रॉब्लम कहां आती है वो सीखा जाए। मेन जो हमारा पार्ट है प्रॉब्लम का, वो कहां से जनरेट होना शुरू होता है वो देखिए। तो आपने कहा दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस। आप देखिए राइट हैंड तीनों जीरो हैं, राइट हैंड तीनों जीरो करने मतलब तुरंत आपके समझ में आ गया कि D1 भी जीरो होगा, D2 भी जीरो होगा, D3 भी जीरो होगा। बिकॉज D1, D2, D3 के जो टर्म्स आते हैं वो एक कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद आते हैं, और उस कॉलम की जगह आप राइट हैंड रखते हो D1, D2, D3। अगर वो जीरो है तो डेफिनेटली बेटा आपका D1, D2, D3 जीरो होगा ही होगा। अब अगर D भी जीरो हो गया तो इनफाइनाइट, और अगर D जीरो नहीं हुआ तो यूनिक। तो आपने कहा हमने यहां पे D निकाला तो वो वैल्यू निकल के आ रही है जीरो। अब अगर ये वैल्यू निकल के आ रही है जीरो तो आपने कहा अब करते क्या है, ये तो समझ में आ गया, दैट इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इन क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है वो समझिए। किसी भी एक वेरिएबल को आप k मान लीजिए। एक्चुअली में देखो बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है बहुत सारे सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन का मतलब होता है हम कहां तक आंसर देंगे। तो आपने कहा जब सही बात है कि अगर हम कहां तक आंसर देंगे तो बताएं कैसे। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टर्म में तीनों का आंसर निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करो इस जगह हमने z को k मान लिया है, z का आंसर भी k आ गया, k के टर्म्स में आ गया, y का आंसर भी k के टर्म्स में आ गया, x का आंसर भी k के टर्म्स में आ गया। तो अगर x का आंसर, y का आंसर, z का आंसर तीनों k के टर्म्स में आ गए हैं, तो तीनों k के टर्म्स में आने का मतलब k की वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करोगे x और y की वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज होती चली जाएगी। मतलब इनफाइनाइट पेयर ऑफ ऐसे बन सकते हैं जहां पर ये वैल्यू डिफाइंड होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हम k मान लेते हैं। यहां पर हमने z को k माना, उससे पहली इक्वेशन जो कन्वर्ट हो गई दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू के, और जो दूसरी इक्वेशन थी दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो आपने कहा जो दो इक्वेशन बनी इनको हमने नॉर्मल तरीके से अब सॉल्व किया। d निकाला, d1 निकाला, d2 निकाला, और ये सॉल्व होकर x और y की वैल्यू k के टर्म्स में ये k/3 आ गई, ये 2k/3 आ गई। तो अब जो पेयर बना हमारा, आप देखिए k/3, 2k/3 और k/3, ये तीन वैल्यूज हमारी बनी। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर k को 1 रखोगे तो एक आंसर आ गया 1/3, 2/3, 1। k को 2 रखोगे 2/3, 4/3, 2। 3 रखेंगे 1, 2, 3। जितनी वैल्यूज हम k चेंज करते चले जाएंगे उतनी वैल्यूज हमारी आंसर में निकलती चली जाएंगी। तो इस तरह से क्रैमर्स रूल से जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आराम से डील कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल कंपैरेटिवली इजी होता है और हमारा टाइम कम कंज्यूम करता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो जो हमारा वर्किंग वाला पार्ट था बेटा, मतलब डिटर्मिनेंट्स को लेकर जितनी हमारी वर्किंग वाली पार्ट थी, जितनी इसमें ट्रिक थी, वो सारी हमने इसमें यूज कर दी है। एक क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। मेरा एक क्वेश्चन क्या, बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड कर देंगे जो आप वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें उसी में कॉन्टैक्ट इसमें मेल भी कर सकते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है, या स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिया जाता है उस पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है, इसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अब यहां तक खत्म होने के बाद अब हमारा अगला टारगेट क्या है। तो अगला टारगेट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें हम बेसिकली आपको फंक्शन से रिलेट करते हुए इनवर्स तक लेके जाएंगे। मतलब आप ये मत सोचिए कि हमने फंक्शन तो पढ़ाई नहीं है तो इनवर्स कहां से समझ में आएगा। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें बेसिकली आपको पहले बताएंगे कि व्हाट इज फंक्शन, बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन देते हुए तब आपको समझाएंगे। तो आपको एग्जैक्टली चैप्टर समझ में आएगा कि वो चैप्टर का मीनिंग क्या है और उसको कैसे कैसे यूज करना है। तो अगले लेक्चर पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको जो भी नंबर या कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप इस नंबर पे या इस वेबसाइट से अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए बेटा। नेक्स्ट टर्न पे यहीं से मुलाकात होगी आपसे।